हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनएस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 22 लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है कंट्री कोई भी हो विदाउट एग्रीकल्चर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंट्री में एग्रीकल्चर कम है, किसी में ज़्यादा है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना एग्रीकल्चर के कोई कंट्री सर्वाइव करे। दो क्वेश्चन केवल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक है आपके एग्रीकल्चर इन इंडिया, एक ब्लैक सोल पे। ये मिट्टी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्वेश्चन नॉर्मली एक ही दो आते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उनके ऊपर या इश्यूज के ऊपर। पेपर आपका इजी है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, 24 क्वेश्चन है, इसमें 4, 2, 1 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एनी 6 इश्यूज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर आप सब राज्यसभा टीवी देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आते हैं वहाँ पे, तो उसमें इश्यूज बताए जाते हैं क्या क्या। सेम इशू यहाँ पे भी आपके बुक में लिखा गया, सिंपल लाइन में। आई होप आपको याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपने ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है, अच्छे से लिखकर आना है। क्वेश्चन पॉइंट 1 है यहाँ पे, राइजिंग द सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। जो जमीन बेची जा रही है ना, खेती वाली जमीन, वो सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा आपका इशू क्या है, इन्वॉल्विंग नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, मीट, एग एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। दूसरा हमारा यही है कि हमें इन सब की जरूरत है, लेकिन इतनी मात्रा में हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरा इशू है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वैरायटीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर, ये प्रोटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, ये हमारा तीसरा इशूज है। फोर्थ इशू है लिबरलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बाई डिमेरिटिंग ऑफ restrictions on movement of commodities in the country। यहाँ पे लिबरलाइजेशन क्यों बोला गया? ऑलरेडी हमारी इंडियन मार्केट सिस्टम में फ्रीडम तो है ही, यानी आज़ादी तो है ही, फिर भी ये टर्म यूज़ क्यों हुआ है? ये ऐसा मुद्दा क्यों है? क्योंकि जो किसान अगर बेचने आते हैं ना कोई सामान, तो वो डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं, बीच में एक ब्रोकर होता है, वही रेट लगाएगा या रेट घटाएगा, उसके रेट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बिकती है। तो इनडायरेक्टली एक प्रेशर बना हुआ है, एक आपका जो लिबरलाइजेशन है वो ब्रेक हो चुका है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, डायरेक्ट किसान बेच सके, या उसे अगर मंडी में कहीं दुकान लगानी भी है तो उसको वो सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करा ऑल ओवर इंडिया की मंडीज में। ये इशूज सॉल्व होनी चाहिए, तो ये एक इशू है मार्केट सिस्टम में। उसके अलावा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना होगा, ये हमारा तीसरा इशू है। अब तक हमने कनेक्ट नहीं किया है, बस कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही हम विदेश में बेच पाते हैं, वो भी चुनिंदा कंट्रीज को गिन चुन के। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता है। जैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, उनके कोई भी प्रोडक्ट हो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकते हैं, चाइना छोड़ के। चाइना के अंदर अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, ये रूल है। तो चाइना अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है, खुद बेचता है। लेकिन जैसे अमेरिका है कि ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया से अमेरिका कनेक्टेड है। एग्जाम्पल आपका एप्पल आप ले सकते हैं, एप्पल कंपनी, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो पूरी वर्ल्ड में बिकते ही हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया है कि हम कोई भी सामान पूरी दुनिया को बेच सकें, ऐसा मार्केट सिस्टम नहीं है, तो इसको करना होगा। ये आपका 5वां इशू है। जो आखिरी और अंतिम इशू है, ऑलरेडी यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट वाला इशू है। कन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट हर साल पॉलिसीज बनाती है उसमें ये लिखा होता है कि किसानों के लिए, आप कोई भी किसान हो, आपके पास अगर है किसान क्या फार्मर हो, तो आपको जो किसानी करने के लिए पैसे मिल सकते हैं कम ब्याज पर। उसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है, जिसमें आपके बीज मिल सकता है, आपका सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। अब उस कार्ड को दिखाकर
कोई भी किसान अपनी सारी सुविधा पूरी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये फैसिलिटीज भी सब किसानों के पास नहीं है। इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं कुछ के पास है। अगर पॉलिसीज अच्छे से लागू होता तो इंडिया की जो फार्मर क्रेडिट सिस्टम है वो ठीक हो जाता। तो हमने यहाँ पे देख लिए 6 के 6 पॉइंट। पहले में यही था कि जो ज़मीनें बेची जा रही है खेती की वो उसको रोकना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जितनी भी हमारी कमी है मिल्क की, मीट की, एग्स की, इन सब के प्रोडक्ट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी उस पर फोकस होगा। तीसरा हमारा है कि हमारे इंडिया के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे मसाले नंबर 1 पे, पूरी दुनिया में इंडिया जैसा मसाला नहीं है। इंडिया फेमस है इसके लिए। हॉर्टिकल्चर, इन सब को सेव कैसे किया जाए, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए बेस्ट प्लानिंग लानी होगी और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराना होगा। चौथा है हमारा पॉइंट लिबरलाइजेशन, उदारीकरण यानी संपूर्ण आज़ादी। अब कोई भी किसान मंडी में सामान इजीली बेच सके, ये होना चाहिए। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है सिस्टम। एक आध जगह हो तो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली ये सिस्टम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। उसके अलावा जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उसका कनेक्शन होना चाहिए सीधा इंटरनेशनल मार्केट सिस्टम से, जो नहीं है। ये भी हमारे पास इशू है एग्रीकल्चर को लेकर। उसके बाद जो हमारा 6 या 6 या लास्ट कह सकते हैं, जो फार्मर्स हैं उनके लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इसी कारण जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि अगर फसल खराब हो गया तो उन्हें दोबारा फसल के लिए पैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछला पैसा पेंडिंग है तो कौन देगा। उसके अलावा अच्छी बीज महंगे दामों पर मिलती है इन्हें, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो किसान के लिए ऐसी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैन्युफैक्चर के लिए उनके पास अच्छी मशीनें नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी सुविधा बना तो चुकी है, लेकिन वो सब किसानों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये हमारा 6ठा और अंतिम इशू है। हमसे सिर्फ इशू पूछे गए थे, उसके सॉल्यूशन नहीं, उपाय नहीं पूछे गए थे। तो हम यहाँ सिर्फ मुद्दे ही बताएंगे। ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ आप टेक्निकल से कुछ भी ज़्यादा बोलते हैं, आपके वर्ड में ज़्यादा होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये ज्योग्राफी का रूल है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सोइल। 6 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ब्लैक सोइल के। मिट्टी में ऑलरेडी 5-6 टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं 10वीं की बुक में, लेकिन ब्लैक सोइल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बाकी मिट्टी की जो बनने की प्रक्रिया वो नॉर्मल है, इतना टफ तरीका नहीं है, लेकिन ब्लैक सोइल बनने का तरीका टफ है। जो लावा होते हैं, ज्वालामुखी के लावा से ही ब्लैक सोइल बनता है। वो लावा बाहर निकल कर आएंगे और जितनी भी एरिया तक वो लावा रह जाएंगे, ठंडे होंगे, तब जो वो मिट्टी में कन्वर्ट होंगे ना, वो होगा ब्लैक सोइल। अब इम्पॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही उग सकते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में आता भी है, CBSE हो या NIS हो या स्टेट बोर्ड हो, इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लैक सोइल इज अ ब्लैक कलर्ड सोइल रिच इन ह्यूमस एंड सर्टेन अ हाई परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एंड अमोनिया। ये बताया गया कि परसेंटेज इस सोइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का होता है, फॉस्फोरस का होता है और अमोनिया का होता है। इट इज ऑल्सो रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये सब भी होते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्टिलाइज यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है फसल के लिए। कॉटन, कपास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कपास सबसे आसानी से उगते हैं। ब्लैक सोइल ऐसा मिट्टी जिसमें कपास को उगने में प्रॉब्लम ना के बराबर आती है। उसके अलावा इसमें कई सारे फ्रूट्स, नट्स, उसके अलावा एक आपने वर्ड पहले सुना होगा तंबाकू, हिंदी में, इंग्लिश में टबाको लिखते हैं, तो ये टबाको की फसल वहीं होती है ब्लैक सोइल में। अब ये होते कहाँ हैं, तो ये सारे एरिया आपको दिए हुए महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थर्न, ईस्ट, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इनमें से कोई 3 स्टेट आपने याद कर लेने, सब नहीं करने, 3, ताकि आपको इजीली अच्छे से याद हो किस किस स्टेट में। या तो नॉर्थर्न वाले तीनों कर लीजिए, या महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें से कोई एक, ऐसे कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो 6 के 6 पॉइंट है अच्छे से याद हो। और इस चैप्टर से मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन पेपर में तो स्किप ना हो। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, 2 बार 3 बार पढ़ के जाना है, एक आध बार लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम आप अच्छे से दे सके
और जो NIOS में फेल होने की धारणा है वो बदली जा सके, ठीक हो सके, और हम और आप मिलकर ही ये धारणा बदल सकते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो विद्यार्थी पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद, जो अप्रिशिएट करते हैं वीडियो को उन्हें भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।